बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक बार फिर उससे पूछा, लेकिन उसने ये ना बताया कि हुआ क्या है। अख्तर कहीं बाहर निकला हुआ था। घर आया तो मैंने उससे पूछा कि काजी अब्दुल मन्नान से उसने क्या बदतमीज़ी की है। अख्तर हंस पड़ा और बोला, अम्मी परेशान ना हो जाया करें, कुछ नहीं हुआ। मैंने अख्तर के दोस्तों से पूछा, उन्होंने भी कुछ ना बताया। फिर ये वाक़या हो गया। इससे मुझे शक हुआ कि ज़रूर अख्तर और काजी के दरमियान कोई बात हुई होगी, जिस पर काजी ने मार कुटाई की धमकी दी थी। अख्तर को मैं देख चुका था, वो लड़ने झगड़ने की अहलियत रखता था। मैंने माँ को बाहर भेजकर अख्तर को बुलाया और उससे पूछा कि काजी के साथ क्या बात हुई थी। काजी साहब के साथ तो कोई बात नहीं हुई थी, अख्तर ने कहा। काजी के एक साहबजादे की मैंने ज़रा मुरम्मत की थी। मालूम होता है कि तुमने अपने दुश्मन पैदा किए हुए हैं, मैंने दोस्ताना से लहजे में कहा। कल तुम्हें डंडे पड़े हैं, एक रोज़ तुम्हारे पेट में चाकू उतरा हुआ होगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने जुर्रतमंदी से कहा। अल्लाह का कोई बंदा तो अभी ऐसा नहीं देखा जो चाकू लेकर मेरे सामने खड़ा रह सके। मुझे डंडे मारने वाला दिलेर होता तो अंधेरे में मुझ पर पीछे से वार न करता। ये दिलेरी जरा कम करो अख्तर, मैंने कहा। माँ के अकेले बेटे हो, मुझे बताओ वो बात क्या थी जिस पर काजी ने तुम्हारी माँ को धमकी दी थी। उसने पहले वही तफसील शुरू कर दी कि काजी उसे धौंस से अपनी बेटी देना चाहता है। 5-6 दिन गुजरे, उसने कहा। काजी का सबसे छोटा बेटा जो मैट्रिक तक मेरा क्लास फेलो रहा है, मुझे बाजार में मिला। उसने सीधा आते ही मेरा गिरेबान पकड़ लिया और बोला, ओए तू लड़कों के साथ क्या बकवास करता फिरता है। बात यह थी कि मैं अपने दोस्तों से कहता रहता था कि काजी मुझे ज़बरदस्ती अपनी बेटी दे रहा है। मेरे दोस्तों से ये बात इस लड़के तक पहुंच गई। उसने बाजार में मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर जोर से एक तरफ झटका दिया। उसके हाथ से मेरा गिरेबान छूट गया। मैंने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर घोंसा मारा। लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, ख्वाह बीच में आ जाते हैं। कई आदमी हमारे दरमियान आ गए। वो मुझे गालियां दे रहा था, मैं गाली नहीं दिया करता। हमें छुड़ाने वाले ये समझ कर कि मैंने हार मान ली है इधर उधर हो गए। वो कुछ न कुछ बकवास करता जा रहा था। मैंने जाकर उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। वो बड़के मारने वाला खानदान है। अंदर से ये लोग जो कुछ है वो मैं जानता हूँ। उस लड़के के मुंह पर मेरे 2 घोंसों के निशान पड़ गए थे। उसके बाप ने उससे पूछा होगा कि ये निशान कैसे हैं। उसने बता दिया होगा और उसने बदला ले लिया है। मैंने कहा, मेरी नसीहत सुनो अख्तर, मैं यकीन से नहीं कह रहा कि उसी ने तुम्हें मारा है, कोई और भी हो सकता है। ऐसी गलती कभी ना करना कि अब तुम उससे बदला लो। तुम अकेले हो और वो 2 भाई हैं, वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी माँ का ख्याल रखो। पहले वो तुम्हारे वालिद साहब का गम बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारा गम उसकी जान ले लेगा। मैं अभी मजीद तफ्तीश करूंगा और सही आदमी को पकड़ूंगा, उसे बड़ी सख्त सजा दिलाऊंगा। ये तो मैंने अख्तर को ठंडा करने के लिए कहा था। मुझे यकीन हो गया था कि उसी लड़के ने अख्तर से इंतकाम लिया है, लेकिन ऐसा जुर्म साबित करना मुमकिन नहीं होता। कोई ऐनी शाहिद नहीं था, कोई और शहादत और कोई सुराग नहीं था। फिर भी मैंने इन लोगों के मुतालिक मालूम करना जरूरी समझा। मैं उन सब को डराना चाहता था ताकि लड़कों की दुश्मनी किसी संगीन वारदात का या बड़ों की लड़ाई का बायस ना बन जाए। मैंने अख्तर की माँ और उसके साथ जो आदमी आए थे उन्हें भी अंदर बुलाया। मैंने उनकी रिपोर्ट बाकायदा दर्ज ना की, लेकिन उन्हें ना बताया। आप चले जाएं, मैंने उन्हें कहा। मैं तफ्तीश करूंगा, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर लिया है। उन आदमियों से जो साथ आए थे मैंने कहा, अगर आपको किसी पर शक है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, मैं पूरी बात सुनूंगा। मुझे आप सब की मदद की ज़रूरत है, अब नहीं तो बाद में सही। आपको किसी के खिलाफ जरा सी भी शहादत मिले तो मेरे पास आ जाएं। ये भी जहन में रखें कि ये लड़कों की आपस की दुश्मनी भी हो सकती है। ये फर्ज आप सबका भी है कि अपने तौर पर तफ्तीश करें। अगर ये मामला लड़कों का ही है तो ये बड़ों की लड़ाई का बायस ना बने। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। इस तरह की कुछ और बातें कहकर मैंने उन्हें रुखसत कर दिया। मुझे मुसलमानों की ये आदत अक्सर परेशान किया करती थी कि आपस में लड़ाई झगड़ों से बाज नहीं आते थे। हिंदुओं में ये आदत नहीं थी। वो मुसलमानों का खून बहा देते थे, आपस में नहीं लड़ते थे। वो मुसलमानों की अक़लियत का इलाका था।
मैं उन्हें बाइज्जत और बावकार देखना चाहता था, लेकिन ये मुसलमान खुद आकर अपने हाथ मेरी हथकड़ी में डाल देते थे। इस केस में भी मैं यही सोच रहा था कि ये हिंदुओं के सामने अपना तमाशा बना रहे हैं। अख्तर की माँ ने मुझे जो बातें सुनाई थीं ये यकतरफा बयान थे। मुझे उनकी हर बात को सच नहीं मान लेना चाहिए था। अख्तर की माँ बहुत खूबसूरत औरत थी, बेवा भी थी, किसी की मोहताज नहीं थी बल्कि अमीर औरत थी। मुझे उसके मुतालिक पूरी मालूमात लेनी थी। दूसरी पार्टी के मुतालिक भी कुछ मालूम करना था। मुझे अपने इलाके में अमन कायम रखना था। अमन हथकड़ियों, हवालात और मुकदमों के बगैर भी कायम रखा जा सकता है। नाजायज दोस्ती, एक की माँ दूसरे का बाप। मुझे जब इस ड्रामे के किरदारों की रिपोर्टें मिलने लगीं तो कुछ और ही रंग सामने आए। मैंने आपको अपनी कहानियों में बताया है कि थाने के मुखबिर निहायत मामूली किस्म के लोग होते हैं। इनमें जराइम पेशा भी होते हैं, इन्हें बाकायदा उजरत मिलती है। लेकिन मुखबरों की एक किस्म और भी है। इनका शुमार मुअज़्ज़िज़ीन शहर में होता है। ये हजरात थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखबरी करते हैं। इन्हें आप खुशामदी और चुगलखोर कह सकते हैं। ये जिसे चाहते हैं पुलिस की नज़रों में गिरा देते और उसे मशकूक चाल चलन का आदमी बना देते और बदमाशों को मुअज़्ज़िज़ बना देते हैं। अख्तर पर हमला मामूली वाक़या नहीं था। सारे कस्बे में इस वाक़या की खबर फैल गई थी। मुअज़्ज़िज़ मुखबिर खुद ही मेरे पास आ गए। अगर मैं हर एक की रिपोर्ट सुनाने लगूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक रिपोर्ट सुनाता हूँ। ये शख्स शहर में बाइज्जत हैसियत का आदमी था। उसने पहले तो मुझसे ये वादा लिया कि मैं किसी को पता न चलने दूं कि ये रिपोर्ट उसने दी है। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, उसने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद करना भी ज़रूरी समझता हूँ। आप मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। हकीकत ये थी कि कोई थानेदार इस किस्म के आदमियों की दिल से इज्जत नहीं करता। इन्हें मुखबिर बनाए रखने के लिए उनकी इज्जत की जाती है जो महज बनावटी होती है। ये औरत अख्तर की माँ अच्छे चाल चलन वाली नहीं। वो कह रहा था, काजी अब्दुल मन्नान है ना, ये क्यों अपनी बेटी अख्तर को दे रहा है? सिर्फ इसलिए कि इस औरत के साथ उसने जो यारी लगा रखी है उस पर कोई शक न करे। किसी ने या आपने उन्हें इकट्ठे देखा है कभी? मैंने 2 मरतबा रात को उसे इस औरत के घर से निकलते देखा है, उसने कहा। 4-5 दिन गुजरे। अख्तर और काजी के बेटे की लड़ाई हुई थी। काजी के बेटे ने इस तरह इंतकाम लिया कि अख्तर पर रात को हमला किया। आप कोई सबूत तो पेश नहीं कर सकते? मैंने कहा। शक मुझे भी यही है, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं। 2 आदमियों ने देखा था, उसने कहा। ये दोनों आदमी आपके अपने हैं, मैं जानता हूँ। ये दोनों आपके मुखबिर हैं। उसने इन दोनों के नाम बताए। ये दोनों जराइम पेशा तो नहीं थे, लेकिन शरीफ आदमी भी नहीं थे। 3-4 केसों में उन्होंने मुखबरी की थी। मैंने उन्हें बाकायदा मुखबिर बना लिया था। इस मुअज़्ज़िज़ मुखबिर ने मुझे यकीन दिला दिया था कि काजी अब्दुल मन्नान ने अख्तर की माँ के साथ नाजायज दोस्ती लगा रखी है। काजी की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी। मैं आजकल की नस्ल को बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में 60 साल की उम्र में जवानी की रमक बाकी रहती थी। सेहत का मेयार कुछ और होता था। आजकल तो 40 साल का आदमी 60 साल का लगता है। लेकिन चौधरी साहब, मैंने इस मुअज़्ज़िज़ खुशामदी से कहा, मुझे बताया गया है कि अख्तरी की माँ काजी की बेटी को कबूल ही नहीं कर रही। आप खुद सियाने हैं मलिक साहब, उसने कहा। काजी का ख्याल है कि लड़की लड़के की शादी हो जाए तो मेल मुलाकात में सहूलत हो जाएगी। लेकिन अख्तर की माँ बड़ी मोहतात औरत है। उसने अपने ऊपर शराफत का पर्दा डाल रखा है। वो सोचती है कि बहू घर में आ गई तो मेल मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। आपकी सोच बड़ी गहराई में जाती है चौधरी साहब, मैंने कहा। आपकी करम नवाजी है मलिक साहब, उसने शायरों की तरह आगे झुककर और माथे पर हाथ रख कर कहा। मैं तो चेहरा देखकर बता दिया करता हूँ कि इस शख्स के दिल में क्या है। आपके वो दोनों आदमी मेरे साथ आए हैं, हुक्म हो तो पेश करूं? उसे बाहर भेजकर मैंने इन 2 में से एक को बुलाया। उसने अपने साथी का नाम लेकर मुझे बताया कि वो दोनों रात को एक गली में जा रहे थे। उन्होंने काजी अब्दुल मन्नान के छोटे बेटे को देखा। उसके हाथ में मोटा सा डंडा था। वो बहुत तेज चलता आ रहा था और बार बार पीछे देखता था। वो सीधा उनकी तरफ आते आते एक और गली में मुड़ गया। ये दोनों आदमी सीधे आगे निकल गए। अख्तर पर हमला साथ वाली गली में हुआ था। मैंने दूसरे मुखबिर को बुलाया, उसने भी यही बयान दिया। उन्हें सुबह होने पर पता चला कि अख्तर पर हमला हुआ है। इन दोनों ने आपस में बात की तो दोनों का ख्याल काजी के बेटे पर गया। उस मुखबिर ने मुझे गलियों का नक्शा समझाया। मैंने इन दोनों पर जिरह की थी। दोनों ने मुझे हमले का जवाब भी बता दिया था। मैंने दोनों से काजी और अख्तर की माँ के ताल्लुकात के मुतालिक पूछा था। दोनों ने कहा कि उनके ताल्लुकात इतने खुफिया हैं कि
किसी को शक तक नहीं होता। मैंने काजी अब्दुल मन्नान के बेटे को बुलवाया। टक्कर काजी और चौधरी की। ये लड़का आया, उसका बाप भी साथ ही आ गया। काजी की उम्र तो 60 साल ही होगी, लेकिन तंदुरुस्ती के लिहाज से 60 से बहुत कम का लगता था। वो मेरे पास आ गया और उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसके बेटे को क्यों बुलाया है। मैंने उसे बताया तो वो परेशान हो गया। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा नेक पाक लड़का है, उसने कहा, लेकिन ये इतना बुज़दिल नहीं कि अंधेरे में पीछे से वार करेगा। कल शाम के बाद ये बाहर निकला ही नहीं। आप लड़के को मेरे पास भेज दें, मैंने कहा। मैं उससे कुछ पूछ लूं, फिर आपसे बात करूंगा। मेरे बार बार कहने के बावजूद वो नहीं उठ रहा था। उसने बेटे को बाहर बिठा दिया था। मैंने सोचा कि पहले मैं इसी से कुछ पूछ लूं, उसके बाद उसके बेटे से पूछगछ करूंगा। दोनों के बयानों में जरूर फर्क होगा। अख्तर की और आपके बेटे की लड़ाई क्यों हुई थी, मैंने पूछा। ना समझ लड़के हैं, उसने जवाब दिया। मेरे बेटे के मुंह पर निशान थे। मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि अख्तर कहता फिरता है कि काजी मुझे जबरदस्ती अपनी बेटी दे रहा है। मेरा बेटा बच्चा तो नहीं। गैरत में आकर उसने अख्तर की खूब पिटाई की। मेरा तो ख्याल है कि अख्तर ने आपके बेटे की पिटाई की थी, मैंने कहा। तौबा करो जी, काजी ने रौब से कहा। वो लड़कियों जैसा लड़का मेरे बेटे की क्या पिटाई करेगा। मेरे बेटे के मुंह पर 2 घोंसे लग गए थे। जिन लोगों ने इन्हें छुड़ाया है उनसे पूछें किसने किसकी हड्डियां तोड़ी थी। फिर आपने क्या किया था? मैंने पहले तो अपने बेटे को बुरा भला कहा कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। काजी अब्दुल मन्नान ने जवाब दिया, वो मुझे बताता और मैं अख्तर की माँ से गिला करता। मुझे उनका बहुत ख्याल है जी। अख्तर यतीम बच्चा है, माँ उसकी बेवा है। आपने तो उसे बड़ी जोरदार धमकी दी थी, मैंने कहा। इतनी जोरदार तो नहीं, उसने कहा। मुझे गुस्सा जरूर आया हुआ था। मेरा मतलब था कि माँ अख्तर को अच्छी तरह समझा दे। अब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता अख्तर को देना चाहेंगे? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, उसने जवाब दिया। शायद अख्तर की माँ रजामंद नहीं, मैंने कहा। बात कुछ ऐसी ही है, उसने कहा। आपके आगे वो इनकार नहीं कर सकती, मैंने कहा। आपके साथ तो उसका बड़ा गहरा मेल जोल है। मेरा? जी हाँ काजी साहब, मैंने कहा। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। क्या आप उसके घर जाया नहीं करते? उसने हैरान होकर कहा। वो पर्दादार औरत है जी। मैंने शायद अपने घर में 1-2 मरतबा इत्तेफाकिया उसकी सूरत देखी होगी। देखा जाए तो मेरे दिल में उसका दर्जा बहन वाला है, लेकिन मैं गैर मर्द हूँ। बेविगी में तो मुझे उसके पर्दे का पहले से ज्यादा ख्याल रहता है। फिर आपने उसे धमकी किस तरह दी थी? मैं उसके दरवाजे के बाहर था और वो अंदर दरवाजे के पीछे थी, उसने जवाब दिया। क्या उसने आपको ये बताया है कि मैं उसके घर के अंदर उसके सामने चला गया था? अगर उसने ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाया है तो खुदा के वास्ते उसे मेरे सामने लाएं। ये मैं बाद में देख लूंगा, मैंने कहा। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं कि आप उसके घर जाते हैं और क्या करते हैं। अलबत्ता ये रिपोर्ट आपके कुछ खिलाफ जाती है कि आप लोगों को धमकियां देने के आदी हैं। इस तरह फसाद बढ़ता है, कम नहीं होता। मैंने कभी बिलावजह किसी को धमकी नहीं दी, उसने कहा। धमकियों के मुतालिक उसके साथ बहुत बातें हुई और मैं बात का रुख उन 2 घरों की तरफ ले गया जो अपनी बेटियां अख्तर को देना चाहते थे। काजी अब्दुल मन्नान ने इनकार न किया, लेकिन कहने लगा कि उसने धमकी नहीं दी थी। ये कहा था कि अख्तर को मैं दामाद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। काजी ने उन्हें यह भी कहा था कि इस तरह ऐसी दुश्मनी शुरू हो जाती है जो अगली नस्लों तक जाती है। फिर उन्होंने आपकी बात मान ली थी, मैंने पूछा। वो पीछे हट गए थे। इनमें से एक अकड़ गया था, काजी ने जवाब दिया। आप जानते हैं, आपके पास आता रहता है, चौधरी शमसुल हक। वो अच्छी सरशत का आदमी नहीं। एक तरफ उसने आपके साथ और थाने के अमले के साथ यारी लगा रखी है, उधर उसका याराना बदमाशों के साथ है। रुपए पैसे वाला है। चौधरी शमसुल हक वही आदमी था जो मुझे काजी अब्दुल मन्नान के मुतालिक बता गया था कि अख्तर की माँ के साथ उसका नाजायज ताल्लुक है। कौन से बदमाशों के साथ उसका याराना है, मैंने पूछा। उसने 4 नाम लिए। 2 वही थे जो मेरे मुखबिर थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वारदात की रात काजी के छोटे बेटे को डंडा हाथ में लिए एक गली में देखा था। अब मैंने चौधरी शमसुल हक और उन 2 आदमियों के नाम काजी से सुने तो मुझे कुछ और शक हुआ। मैंने काजी से इस ज़िमन में जरा गहरी पूछगछ शुरू कर दी। कुछ पर्दे उठे। मालूम हुआ कि काजी और चौधरी के दरमियान खासी खींचातानी हो चुकी है और धमकियों का तबादला भी हुआ है।
काजी को अपने बेटों पर और चौधरी को पुलिस और बदमाशों की यारी पर नाज था। काजी ने साफ कहा कि वो पुलिस से डरता है, वरना बदमाशों को वो और उसके बेटे परवाह करने वाले नहीं। चौधरी तो ये भी कहता फिरता है कि काजी को ये दामाद जिंदा नहीं मिलेगा। काजी अब्दुल मन्नान ने कहा, और जनाब मलिक साहब, इस बदनीयत इंसान ने अख्तर की मां को भी बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन सब जानते हैं कि वो शरीफ और पर्दादार औरत है। वो अचानक चुप हो गया और जरा सोचकर बोला, मैं किसी पर इल्जाम थोपना अच्छा नहीं समझता, लेकिन यहाँ मेरा बेटा मुश्तबा बन गया है, इसलिए अपना शक जाहिर करता हूँ। आप इस पर गौर करें कि अख्तर को चौधरी शमस ने ही मरवाने की या डराने की कोशिश की होगी। मुझे याद आ रहा था कि मुसलमानों के इन महल्लों के एक मुअज़्ज़िज़ आदमी ने, जो वाकई मुअज़्ज़िज़ था, मुझे बताया था कि ये काजी और ये चौधरी दोनों बदमाश खानदान हैं। मैंने काजी को बाहर निकालकर एक कांस्टेबल को उन दो बदमाश मुखबरों के नाम बताकर, जो चौधरी शमस के साथ आए थे, कहा कि इन्हें फौरन थाने ले आए। मैंने इस दौरान काजी के बेटे को अंदर बुलाकर तफ्तीश की। लड़का ये भी अख्तर की तरह 17 साल के लगभग था और पुख्ता ज़बान में बात करता था। उसने मेरे सवालों के जो जवाब दिए, उनसे यही पता चलता था कि अख्तर ने उसे नहीं बल्कि उसने अख्तर को मारा है, इसलिए इंतकाम लेने के लिए उसे पीछे से वार करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे बाहर बिठा दिया और दो मुखबरों के इंतज़ार में थाने के दूसरे किसी काम में लग गया। सब झूठ निकला। वो दोनों कुछ देर बाद आ गए। मैंने एक को अपने सामने खड़ा कर लिया। वो पहले वाली बेतकल्फी से कुर्सी पर बैठने लगा तो मैंने थानेदारों की ज़बान में उसे कहा कि वो खड़ा रहे। मैंने उसे जो गाली दी वो आज किसी के मुंह से सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। थानेदारी के ज़माने में ये गाली मैं ख़ास मौक़ों पर ख़ास किस्म के आदमी को दिया करता था। क्या कसूर हो गया है हजूर? उसने भिखारियों के लहजे में पूछा। अपना कसूर अपनी ज़बान से सुनाओ। मैंने कहा, तुम्हारी बचत की सूरत यही है, चलो बोलो, कुछ इशारा तो मिले सरकार। तुम मेरे आगे झूठ बोल कर गए हो। मैंने कहा, अपने आप को हिरासत में समझो, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूँ। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा, उसे अपनी निगरानी में रखो और दूसरे साथी को अंदर भेजो। उसे मैंने ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज गाली देकर कहा, बता, सच बोलेगा या उसी झूठ पर कायम रहेगा जो तू चौधरी शमस के साथ आकर बोल गया है? कैसा झूठ जनाब? मुझसे मत पूछ, मैंने कहर की आवाज में कहा। तेरा बाप ये बाहर बैठा है, इससे पूछ, ये सच बोलकर जान छुड़ा गया है, नहीं तो झूठ बोल और देख तेरी हड्डियां किस तरह टूटती हैं। थाने में तेरी माँ का कसम बैठा हुआ है ना, जो तेरे झूठ को सच मान लेगा। चौधरी शमस से क्या इनाम मिला है? कुछ भी नहीं जनाब। चौधरी शमस भी आ रहा है। मैंने कहा, तुम उसका फंदा अपने गले में डाल रहे हो। उसका रंग उड़ गया था और मैं उस पर गोलाबारी करता जा रहा था। मैंने उसे कहा कि उसके साथी ने सच बोल दिया है। वो आदि मुजरिम तो था नहीं कि बर्दाश्त करता चला जाता। आखिर वो बोल पड़ा। उसने कहा कि चौधरी शमस के कहने पर उसने और उसके साथी ने झूठ बोला था कि उन्होंने काजी अब्दुल मन्नान के बेटे को डंडा हाथ में लिए और तेज तेज चलते एक गली में जाते देखा था। और ये भी झूठ है कि काजी अब्दुल मन्नान के अख्तर की मां के साथ ताल्लुकात हैं। उसने कहा, चौधरी शमस साहब काजी को और अख्तर की मां को बदनाम करना चाहते हैं। उन्हें मालूम हो गया था कि अख्तर की और काजी के बेटे की लड़ाई हुई थी। ये तो हर किसी को मालूम है कि अख्तर पर हमला हुआ है। चौधरी साहब ने हम दोनों को बुलाकर कहा कि काजी के बेटे को फंसाने का ये अच्छा मौका है। चौधरी साहब को खुदा ने बड़ा तेज दिमाग दिया है। उन्होंने हमें कहा कि हम ये बयान दें। चौधरी शमस ने इन दोनों को काजी अब्दुल मन्नान और अख्तर की मां को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका दिमाग चौधरी शमस की तरह शरारत और शैतानी के सिवा कुछ ही नहीं सोचता। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की सियासत में भी आपको चौधरी शमस ही नजर आएंगे। इस इंकशाफ से मुझे बहुत गुस्सा आया। ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बल्कि अपने ताअस्सुब और अपनी सियासत में मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने चौधरी शमस को भी बुलवा लिया। देख चौधरी, वो जूं ही मेरे सामने आया मैं उस पर बरस पड़ा। तू अपनी बरादरी और मोहल्ले में मुअज़्ज़िज़ होगा, थाने में तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। इस वक्त तू मुश्तबा है, अख्तर पर तूने हमला कराया था। तेरे दोनों बदमाश मेरी हिरासत में हैं। इन्हें तूने पैसे दिए थे। इकबाल जुर्म कारले चौधरी नहीं करेगा तो मैं तेरे इन दो बदमाशों में से एक को वादा मुआफ गवाह बना लूंगा। चौधरी बेहोश नहीं हुआ, बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। उसकी जबान हकला रही थी और वो हाथ जोड़ता और अपनी बेगुनाही साबित करता था।
میں نے اسے بھی یہ تاثر دے کر کہ وہ ملزم ہے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے میں بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا، لیکن مجھے شک بھی تھا کہ اختر پر اسی نے حملہ کرایا ہوگا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے پاس حملے کا جواز کیا تھا۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ قاضی کے لڑکے اور اختر کی لڑائی ہوئی اور چودھری شمس نے قاضی کے لڑکے کو پھنسانے کے لیے اختر پر حملہ کرایا اور تھانے میں آ کر رپورٹ دی کہ قاضی کے لڑکے نے حملہ کیا ہے۔